मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला इतनी खामोशी से हो जाएगा। एक शाम मैं किचन में अम्मी के साथ रोटियां बना रही थी कि बाहर ड्राइंग रूम में कुछ मेहमान आए। उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग मेरे लिए आए हैं। अम्मी ने आके बस इतना कहा कि अच्छा सा दुपट्टा ओढ़ लो और चाय लेके आओ। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैं ट्रे उठा के कमरे में गई तो सबकी नज़रें एक साथ मेरी तरफ उठ गईं। मैंने नज़र झुका के चाय रख दी और वापस आने लगी तो एक उम्र रसीदा खातून ने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी ज़रा बैठ जाओ। मैं खामोशी से बैठ गई। वो मेरे बारे में सवाल करती रही, मैं आहिस्ता आहिस्ता जवाब देती रही। फिर उन्होंने मुस्कुरा के मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। उनके लहजे में अजीब सी अपनायत थी, मगर मेरे दिल में अनजाना सा खौफ उतरने लगा था। मेहमानों के जाने के बाद मैं सीधी अम्मी के पास गई और पूछा, आखिर ये लोग कौन थे? अम्मी ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, मगर फिर मुस्कुरा के बोली, बेटा वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मैं चंद लम्हे उन्हें देखती रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने कभी अपनी शादी के बारे में संजीदगी से सोचा ही नहीं था। मेरी पढ़ाई अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी और मैं तो अभी तक अपनी सहेलियों के साथ बैठ के मुस्तकबिल के ख्वाब देखती थी। मगर एक लम्हे में सब कुछ बदलता महसूस होने लगा। मैंने आहिस्ता से पूछा, वो लोग कैसे हैं? अम्मी ने कहा, बहुत बड़े ज़मींदार हैं, पुरानी हवेली है, इज़्ज़तदार ख़ानदान है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। रात को अब्बू मेरे कमरे में आए, वो मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ हर लड़की के लिए ये लम्हा आसान नहीं होता, मगर मुझे वो लोग अच्छे लगे हैं। ख़ास तौर पे लड़का बहुत समझदार लगा है। मैंने अब्बू की तरफ देखा, उनकी आंखों में इत्मीनान था। वो हमेशा मेरे लिए बेहतरीन सोचते थे, इसलिए मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, बस खामोशी से सर झुका लिया। अब्बू ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद ना हो तो साफ मना कर दो। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा। उनकी ये बात सुन के मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, अगर आप दोनों खुश हैं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। अगले चंद दिन घर का माहौल बदल गया। अम्मी कभी मेरे कपड़े निकालती, कभी किसी रिश्तेदार से फ़ोन पे बात करती, कभी जहेज़ की फ़हरिस्त बनाती रहती। मोहल्ले की औरतें रोज़ मुबारक देने आती और मुझे दुआएं देती। हर आने वाली औरत यही कहती कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, इतनी बड़ी हवेली में जा रही हो, वहाँ की बहू बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता। मैं मुस्कुरा देती, मगर ना जाने क्यों मेरे दिल में खुशी के साथ साथ एक हल्की सी घबराहट भी रहती थी, जैसे कोई अनजाना एहसास बार बार मेरे दिल को छू के गुजर जाता हो। एक दिन खाला आई, वो सबसे अलग एक खामोश तबीयत की औरत थी। उन्होंने सबके सामने तो मुझे दुआएं दी, मगर जब हम दोनों अकेले हुए तो उन्होंने अचानक मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और धीरे से बोली, बेटा हर बड़ी हवेली सिर्फ बाहर से खूबसूरत लगती है, वहाँ के अंदर के हालात हमेशा वैसे नहीं होते जैसे लोग समझते हैं। उनकी बात सुन के मैं चौंक गई। मैंने फ़ौरन पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मगर वो चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोलीं, कुछ नहीं, बस घर में समझदारी से रहना चाहिए। और बात बदल दी। मगर उनके चेहरे पे चंद लम्हे पहले वाला खौफ अभी भी बाकी था। उस रात मैं देर तक जागती रही। बार बार खाला की वो बात मेरे जहन में आती रही। मैं खुद को समझाती रही कि शायद उन्होंने आम नसीहत की होगी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह उठ के मैं अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में लग गई, मगर हर काम के दौरान वही अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे, हर बड़ी हवेली सिर्फ बाहर से खूबसूरत लगती है। चंद दिन बाद मंगनी की तारीख तय हो गई। उन लोगों ने कहा कि तकरीब बहुत सादगी से होगी, क्योंकि वो फजूल रस्मों के कायल नहीं थे। मुझे ये बात अच्छी लगी। मंगनी वाले दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले शौहर को करीब से देखा। वो बहुत पुरसकून तबीयत के लग रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ सिर्फ एक नज़र डाली और फिर नज़रें झुका ली। न उन्होंने गैर ज़रूरी बात की, न दिखावा किया। उस एक मुलाकात से मेरे दिल का कुछ बोझ हल्का हुआ और मैंने सोचा, शायद वाकई सब लोग अच्छे होंगे। शायद मेरा वो अनजाना खौफ सिर्फ मेरा वहम था। तकरीब ख़त्म होने के बाद जब सब लोग वापस जाने लगे तो मैं खिड़की के पर्दे के पीछे खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही थी। मैं दिल से खुश थी कि मेरा इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो गया है। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। मुझे शुरू से ही बड़े बड़े घरों में रहने का शौक़ था, मगर हमारा घर इतना बड़ा नहीं था और अब अल्लाह ताला ने मेरी बात सुन ली थी। मैं इतनी खुश थी कि मैंने उसी वक्त मोबाइल उठाया और अपने सभी दोस्तों को मैसेज कर दिया कि आज मेरी मंगनी भी हो गई है। सिर्फ मंगनी नहीं हुई थी, मंगनी के साथ साथ शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी, जो बेशक 2 महीने की थी, मगर हम जानते थे कि इन 2 महीनों में हमने बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। और फिर आखिरकार तैयारियां शुरू हो गईं। फिर देखते ही देखते ये 2 महीने ऐसे ख़त्म हुए कि जैसे 2 दिन हो, और आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं दुल्हन बन के उस बड़ी सी हवेली में आ गई थी। वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे थे। मैं हँसी खुशी रहने लगी थी।
मुझे इस घर में आए भी चंद ही दिन गुजरे थे कि मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे इस हवेली की हर दीवार के अंदर कोई ना कोई कहानी कैद है। सुबह सवेरे मेरी आंख खुलती तो सबसे पहले नीचे सहन में काम करने वाली औरतों की आवाज़ें सुनाई देती। मैं जल्दी से तैयार होकर किचन में चली जाती, क्योंकि सास को यह पसंद नहीं था कि घर की कोई बहू देर तक अपने कमरे में रहे। मैंने कभी अपने मैके में इतने लोगों के लिए काम नहीं किया था, मगर अब यही मेरी नई जिंदगी थी। मैं खामोशी से सबके लिए नाश्ता तैयार करवाने में हाथ बटाती, कभी चाय बनाती, कभी बर्तन सजाती, और कभी किसी के कहने पे दौड़ के कोई चीज़ ले आती। मैंने दिल ही दिल में खुद को समझा लिया था कि शायद हर नई दुल्हन को शुरू में यही सब करना पड़ता है। बेशक वहाँ पे मुलाजमीन थे, मगर मेरी सास को यह पसंद था कि घर की बहुएं खुद खाना बनाने का काम करें, इसलिए मैंने कभी शिकायत नहीं की। नाश्ते के बाद घर की सब औरतें बड़े हॉल में इकट्ठी बैठ जाती। कोई सिलाई कर रही होती, कोई बच्चों के कपड़े तय कर रही होती, और कोई आपस में बातें कर रही होती। मगर मैंने एक बात शुरू से ही महसूस की थी कि जैसे ही मेरी नज़र ऊपर वाली मंजिल की तरफ उठती, सबकी नज़रें भी बेख्तियार मेरी तरफ मुड़ जाती, जैसे वो जांच रही हो कि मैंने कुछ देखा तो नहीं। मैंने कई बार खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है, मगर दिल बार बार यही कहता था कि उस हवेली में कुछ ऐसा ज़रूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। एक दिन दोपहर के वक्त मैं कपड़े तय करते करते थक गई, तो सोचा थोड़ी देर ऊपर अपने कमरे में जाके आराम कर लूं। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि अचानक मेरी नज़र राहदारी के आखिरी सिरे पे गई। वहाँ एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था, जिसपे मोटा सा पुराना ताला लगा हुआ था। उस दरवाजे के सामने बाकी फर्श साफ था, मगर उसके करीब गिर्द जमी हुई थी, जैसे वहां कब से किसी ने कदम न रखा हो। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ी उसे देखती रही। ना जाने क्यों दिल चाहा जाके करीब से देखूं, मगर इतने में नीचे से सांस की आवाज आई तो मैं फौरन वापस पलट गई। शाम को जब सब लोग चाय पी रहे थे, तो घर के छोटे बच्चे खेलते खेलते ऊपर भाग गए, जो मेरी देवरानियों के थे। चंद लम्हों बाद उनके चीखने की आवाज आई। सब लोग घबरा के उठे, मगर हैरत की बात यह थी कि बच्चों को डांटने के बजाय सबसे पहले उन्हें उसी राहदारी से नीचे लाया गया जहां वो बंद दरवाज़ा था। सास ने बच्चों को सीने से लगा के कहा, आइंदा कभी उस तरफ नहीं जाना। फिर उन्होंने फौरन एक मुलाजिम को हुक्म दिया कि ऊपर जाके देखो सब ठीक है या नहीं। मैंने हैरानी से ये सब देखा, मगर किसी से कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। रात को मैं अपने शौहर के साथ कमरे में बैठी थी। मैंने हंसते हुए पूछा कि ऊपर आखिरी कमरा क्यों बंद है? क्या वहाँ पुरानी चीज़ें रखी हैं? मेरा सवाल सुनते ही उनके चेहरे की मुस्कुराहट जैसे एक लम्हे में गायब हो गई। उन्होंने पानी का ग्लास मेज़ पे रखा और आहिस्ता से बोले, तुम नई हो, इसलिए एक बात याद रखना, इस हवेली में हर सवाल का जवाब जानना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें ना पूछो तो बेहतर है। मैंने उनके चेहरे पे पहली बार ऐसी संजीदगी देखी थी, इसलिए खामोश हो गई, मगर मेरे दिल में सवाल पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए थे। अगले दिन मैं सहन में फूलों को पानी दे रही थी कि हवेली की सबसे बूढ़ी मुलाजमा मेरे करीब आके खड़ी हो गई। वो काफ़ी देर तक मुझे खामोशी से देखती रही, फिर बोली, बीबी जी, नई दुल्हनों को शुरू शुरू में हर चीज़ जानने का शौक होता है, क्योंकि तजस्सुस इंसान को सुकून नहीं देता। मैंने चौंक के उनकी तरफ देखा और पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो फौरन घबरा गई, जैसे उनसे गलती हो गई हो। उन्होंने नज़रें झुका लीं और बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। फिर वो जल्दी से वहाँ से चली गई, मगर उनके अल्फाज मेरे दिल में कहीं अटक गए। उस रात मेरी आंख अचानक किसी हल्की सी आवाज़ से खुल गई। मैंने सोचा शायद कोई मुलाजिम जा रहा होगा, मगर आवाज़ ऊपर वाली मंजिल की तरफ से आ रही थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैं बिस्तर पर बैठी सुनती रही। चंद लम्हों बाद आवाज़ बंद हो गई। मैंने शौहर की तरफ देखा। वो गहरी नींद सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब न समझा, मगर काफ़ी देर तक मेरी आंखों से नींद गायब रही। सुबह नाश्ते के वक्त मैंने देखा कि सास के दुपट्टे के पल्लू से चाबियों का एक बड़ा सा गुच्छा हमेशा की तरह लटक रहा था, मगर उसमें एक बहुत पुरानी जंग आलूद चाबी अलग से बंधी हुई थी, जिसे वो बार बार हाथ लगा के देखती थी, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं वो गुम ना हो जाए। मेरी नज़र उस चाबी पे ठहर गई, और ना जाने क्यों दिल ने कहा कि शायद यही उस बंद दरवाजे की चाबी है। मगर अगले ही लम्हे मैंने खुद को झड़क दिया कि मुझे दूसरों के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इंसान बाज़ औक़ात जितना किसी बात को भूलने की कोशिश करता है, वही बात उसके दिल में और गहरी उतरती जाती है।
और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। अब मैं चाह के भी उस बंद कमरे का ख़्याल अपने दिल से निकाल नहीं पा रही थी, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही तजस्सुस एक दिन मुझे ऐसी हकीकत के सामने ला खड़ा करेगा जिसके बाद मेरी अपनी ज़िंदगी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैंने हवेली में आए हुए कई हफ़्ते गुज़ार दिए थे, मगर जितना वक़्त गुज़रता जा रहा था, उतना ही मुझे महसूस होने लगा था कि इस घर की दीवारों में सिर्फ़ ईंटें नहीं बल्कि बेशुमार राज़ भी दफ़न हैं। सुबह से शाम तक हर चीज़ आम दिखाई देती थी। सब अपने-अपने काम में मसरूफ़ रहते, खाने एक साथ खाए जाते, मेहमान आते-जाते रहते, और बाहर से देखने वाला यही समझता कि ये खुशहाल और बावकार ख़ानदान है। मगर जैसे ही सूरज डूबता, हवेली का माहौल बदलने लगता। हर शख्स जल्दी-जल्दी अपने कमरे में चला जाता, राहदारियों में खामोशी फैल जाती और मुलाज़िम भी ज़रूरत के बगैर एक-दूसरे से बात न करते। मैं कई बार सोचती कि आखिर ऐसी कौन-सी बात है जिसने इतने बड़े घर के सब लोगों के दिलों में एक अनजाना खौफ बसा दिया है। मगर कोई भी मेरे सामने ज़ुबान नहीं खोलता था। एक दिन मैं सहन में बैठी मुलाज़िमा के साथ नई आई सब्ज़ियाँ साफ़ कर रही थी कि एक बूढ़ी मुलाज़िमा मेरे पास आके बैठ गई। उसके हाथ काँप रहे थे और वो बार-बार इधर-उधर देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई हमारी बात न सुन ले। मैंने मुस्कुरा के उससे हाल पूछा तो उसकी आँखें भर आईं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, "बीबी, इस हवेली में हर चीज़ वैसी नहीं जैसी नज़र आती है।" मैंने फ़ौरन उससे पूछा, "आखिर क्या बात है?" मगर उससे घबरा के अपने होठों पे उँगली रखती और उठ के वहाँ से चली गई। मैं देर तक उसे जाते हुए देखती रही। मेरे दिल में सवालों का एक नया तूफ़ान उठ चुका था। अगले दिन मैं हवेली के पिछले हिस्से में गई जहाँ पुराने स्टोर बने हुए थे। वहाँ एक मुलाज़िम काम कर रहा था। अचानक एक संदूक उसके हाथ से गिर गया और उसमें से कुछ पुराने कपड़े और एक दुल्हन के सुर्ख़ दुपट्टे का कोना बाहर निकल आया। मैंने वो दुपट्टा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मुलाज़िम घबराता हुआ दौड़ता हुआ आया और तक़रीबन मेरे हाथ से वो कपड़ा छीन लिया। उसकी साँस फूली हुई थी। वो बार-बार कह रहा था, "बीबी, ये चीज़ें ना देखें, आपके लिए अच्छा नहीं है।" फिर वो सब कुछ समेट के वहाँ से चला गया और मुझे वहीं हैरान खड़ा छोड़ गया। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा शौहर भी किसी न किसी ज़हनी बोझ में दबा हुआ है। वो मेरे साथ बैठा था मगर बार-बार किसी सोच में गुम हो जाता। मैंने उससे पूछा, "क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं?" तो उसने ज़बरदस्ती मुस्कुरा के कहा, "कुछ नहीं, बस कारोबार की फ़िक्र है।" मगर उसकी आँखें उसके अल्फ़ाज़ का साथ नहीं दे रही थीं। मुझे साफ़ महसूस हो रहा था कि मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है, मगर शायद अभी बताना नहीं चाहता था। चंद दिन बाद ख़ानदान के कुछ बुज़ुर्ग हवेली में जमा हुए। मैंने देखा सब एक कमरे में बैठ के किसी संजीदा मामले पर बात कर रहे थे। जैसे ही मैं पानी लेके अंदर गई, सब एकदम ख़ामोश हो गए। एक बुज़ुर्ग ने मुझे देखते ही बात बदल दी और मेरी सास से फ़ौरन कहा, "तुम जाके आराम करो, यहाँ तुम्हारे बैठने की ज़रूरत नहीं है।" मैं खामोशी से बाहर आ गई, मगर दरवाज़ा बंद होने से पहले मुझे सिर्फ़ एक जुमला सुनाई दिया कि अगर वो राज़ खुल गया तो हमारी नस्लों की इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। ये अल्फ़ाज़ मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए। उस दिन के बाद मैंने हवेली के हर फ़र्द को पहले से ज़्यादा गौर से देखना शुरू कर दिया। मुझे महसूस होने लगा था कि हर शख़्स के चेहरे पर एक नकाब है। कोई खुल के हँसता नहीं था, कोई दिल की बात नहीं करता था, और सब जैसे किसी एक अनजाने खौफ़ के साथ ज़िंदा थे। मैं जितना उनके करीब जाने की कोशिश करती, वो उतना ही अपने गिर्द दीवारें खड़ी कर लेते। रात को सोने से पहले मैं खिड़की के पास खड़ी हवेली के सुनसान हिस्से की तरफ देख रही थी, जहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। अचानक मुझे ऐसा महसूस होता जैसे दो राहदारी में कोई आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा हो। मैं घबरा के आगे बढ़ी, मगर अगले ही लम्हे वहाँ कुछ भी नहीं था। शायद वो मेरा वहम था या शायद वाक़ई किसी ने वहाँ से गुज़र के खुद को अंधेरे में छुपा लिया था। मगर उस रात पहली बार मुझे यकीन हो गया कि इस हवेली में सिर्फ़ एक बंद कमरा ही राज़ नहीं बल्कि सब राज़ हैं, और वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे करीब आ रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बंद दरवाज़ा मेरे सुकून को इस तरह छीन लेगा। उस दिन के बाद मेरी नज़रें हर वक़्त ऊपर वाली मंज़िल की तरफ उठ जाती जहाँ वो पुरअसरार कमरा था। मैंने खुद को लाख समझाया कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मगर ना जाने क्यों दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैं जब भी हवेली के सहन से गुज़रती तो मुझे लगता जैसे किसी की नज़रें ख़ामोशी से मेरा पीछा कर रही हों। कई बार मैंने खुद को डाँटा कि फ़ज़ूल वहम पाल रही हूँ, मगर फिर कोई न कोई ऐसी बात हो जाती कि मेरा शक दोबारा जाग उठता। हवेली के सब लोग बज़ाहिर मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, लेकिन मुझे महसूस होने लगा था कि इस घर में हर शख़्स कुछ न कुछ छुपा रहा है। सब एक-दूसरे से बात करते थे, मगर कुछ मौज़ू ऐसे थे जिनका नाम आते ही अचानक ख़ामोशी छा जाती थी।
एक दोपहर मैं सास के साथ काम कर रही थी कि एक औरत वहाँ आई। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन जिस तरह मेरी सास उस औरत से मिली थी, शायद वो उसे जानती थी। उसे मुझे देख के मुस्कुरा के दुआ दी, मगर जैसे ही उसकी नज़र ऊपर वाली मंजिल पे गई, उसके चेहरे की रंगत बदल गई। वो फ़ौरन खामोश हो गई और नज़रें झुका के वापस मुड़ने लगी। मैंने उसे प्यार से रोक के पूछा कि क्या हुआ, आप अचानक परेशान क्यों हो गईं? उसे घबरा के कहा, कुछ नहीं बहू, बीबी, बस पुरानी बातें याद आ गई थीं। मैंने मज़ीद पूछना चाहा, मगर सास ने फ़ौरन बात बदल दी। उस लम्हे मुझे पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ़ मुलाज़मीन ही नहीं, बल्कि मेरी सास और दूसरे गाँव की औरतें भी जानबूझ के कुछ छुपा रही हैं। उस रात खाने के बाद सब लोग अपने कमरों में चले गए, मगर मेरी आँखों से नींद कोसों दूर थी। मैं खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर वाली राहदारी में कोई बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा हो। मैंने सर उठा के देखा तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया, मगर कदमों की मद्धम सी चाप चंद लम्हे तक मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने अपने शौहर को जगाने का सोचा, फिर खुद ही रुक गई। मुझे लगा शायद वो फिर यही कहेंगे कि मैं फ़ज़ूल बातों को दिल पे ले रही हूँ। मैं खामोशी से लेट गई, मगर सारी रात बेचैनी में गुज़री। अगली सुबह मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि अचानक 2 मुलाज़िम आपस में बातें करते हुए अंदर आए। उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि मैं करीब ही मौजूद हूँ। एक ने दूसरे से धीमी आवाज़ में कहा कि 50 साल गुज़र गए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। दूसरा फ़ौरन घबरा के बोला, खामोश रहो, अगर बड़े मालिक ने सुन लिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सुनते ही दोनों ने मुझे देखा और फौरन चुप हो गए। मैंने उन्हें रोक के पूछा कि किस चीज़ की बात कर रहे थे, मगर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बोले, हम तो बस ऐसे ही अपनी बात कर रहे थे। ये कहते ही फिर वो जल्दी से वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही मेरे दिल में सवालों का एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने उस दिन इरादा किया कि अब मैं सिर्फ अंदाजे नहीं लगाऊंगी, बल्कि खुद हकीकत जानने की कोशिश करूंगी। मैंने पूरा दिन हवेली के हर कोने को गौर से देखा। मुझे महसूस हुआ कि ऊपर वाली मंजिल पे कोई जाता ही नहीं। वहाँ रोज़ सफाई भी नहीं होती थी। सीढ़ियों पे हल्की सी गिर्द जमी हुई थी, मगर हैरत की बात यह थी कि उस गिर्द में कभी-कभी किसी के कदमों के ताज़ा निशान ज़रूर नज़र आते थे। यानी वहाँ कोई न कोई ज़रूर जाता था, मगर सब उस हकीकत को छुपा रहे थे। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन मैंने एक मुलाजिमा को ज़बरदस्ती अपने कमरे में रोक लिया। किसी काम के बहाने से वो मेरे कमरे की सफाई करने लगी थी और मैं यूं ही बैठ के उसे देखने लगी। फिर मैंने बातों-बातों में पूछा कि ऊपर वाले कमरे का क्या राज है? क्यों वहाँ कोई नहीं जाता? तो वो कहने लगी, बीबी जी, इस बारे में बात ना करें। तो मैंने कहा, नहीं, मुझे इस बारे में बात करनी है, तुम बताओ मुझे। तो वो कहने लगी, मैं तो यहाँ पे 1-2 साल पहले ही आई हूँ। मैंने यही सुना है कि ऊपर के हिस्से में आसेब है, वहाँ कोई नहीं जाता, ख़ास तौर पे उस कमरे में। आप दोबारा इस बारे में बात मत कीजिएगा। अगर बड़ी बेगम ने सुन लिया तो मुझे काम से निकाल देंगी। उन्होंने पहले दिन मुझे कहा था कि इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कह के वो जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करके वहाँ से निकल गई। और मैं सोचों में गर्क हो गई कि आखिर ये मामला क्या है। मेरी कभी जुर्रत नहीं हुई थी कि अपनी सास से इस बारे में पूछूं, क्योंकि वो ज़रा सख्त मिजाज खातून थी। शाम को मेरे शौहर काम से वापस आए तो मैंने हिम्मत करके दोबारा उस बंद कमरे का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने चंद लम्हे मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा के बोले कि तुम अभी नई आए हो, इसलिए हर चीज़ तुम्हें अजीब लग रही है। पुरानी हवेलियों में ऐसी बहुत सी कहानियाँ मशहूर हो जाती हैं। मैंने कहा, अगर सिर्फ कहानी है तो फिर उस कमरे को खोल क्यों नहीं देते, ताकि सबका शक ख़त्म हो जाए। मेरी ये बात सुनते ही उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो खामोशी से पानी पीने लगे और फिर आहिस्ता से बोले, कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर होता है। इतना कह के वो उठे और कमरे से बाहर चले गए। उनके इस जवाब ने मेरे दिल का बोझ और बढ़ा दिया। मैं समझ गई कि वो हकीकत जानते हैं, मगर किसी मजबूरी की वजह से मुझे नहीं बता रहे। अब मेरे लिए उस रात से नज़रें चुराना मुमकिन नहीं रहा था। मैं जानती थी कि इस हवेली की खामोश दीवारों के पीछे कोई ऐसा सच दफन है जो 50 बरसों से सबकी ज़ुबानों को खामोश किए हुए है। और मुझे महसूस होने लगा था कि वो सच आहिस्ता आहिस्ता खुद मेरे करीब आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हवेली के अंदर रहते रहते मैं खुद भी उसके राजों का हिस्सा बन जाऊंगी, मगर अब हर गुजरते दिन के साथ ऐसा ही महसूस होने लगा था। मैं सुबह आँख खोलती तो दिल में सबसे पहला ख़्याल उसी बंद कमरे का आता, और रात को सोती तो लगता जैसे वो कमरा मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। लेकिन मैं जानती थी कि अभी मेरे पास सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं। अगर मैंने जल्दबाजी की तो शायद वो लोग भी मुझसे मोहतात हो जाएं, जो आज तक मुझे एक सादा सी नई दुल्हन समझते थे। इसलिए मैंने खुद को रोक लिया और फैसला किया कि अब हर बात खामोशी से देखूंगी और किसी को भी एहसास दिलाए बगैर खुद ही हकीकत के पास पहुंचूंगी।
एक दिन दोपहर के वक्त सास ने मुझे पुरानी अलमारी साफ करने का कहा। मैं कपड़े तय कर रही थी कि एक पुराना शादी का जोड़ा मेरे हाथ में आ गया। वह आम दुल्हनों के कपड़ों जैसा नहीं था। उससे वक्त की गिर्द जरूर जम चुकी थी, मगर उसकी कढ़ाई अब भी नई लग रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि किसका जोड़ा है, तो सास ने मेरे हाथ से वो तकरीबन छीनते हुए कहा कि पुरानी चीज़ों को इतनी अहमियत क्यों देती हो, ये तो ऐसे ही बहुत पुराना रखा हुआ है, तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। उनके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि मैं खामोश हो गई, मगर मेरे दिल में एक और सवाल पैदा हो गया कि आखिर एक पुराना शादी का जोड़ा भी इतनी बेचैनी क्यों पैदा कर रहा था। शाम को मैं सहन में बैठी थी कि हवेली की वही बूढ़ी मुलाजिमा मेरे पास आके बैठ गई। वो काफ़ी देर तक मुझे देखती रही। फिर जब मैंने दोबारा से उस कमरे का जिक्र किया तो मुस्कुराते हुए बोली कि बीबी जी, इस घर में कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में सवाल नहीं किए जाते। मैंने मुस्कुरा के कहा, अगर सवाल ही ना किए जाएं तो सच कैसे मिलेगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे इधर उधर देखा और आहिस्ता से कहा, कभी कभी सच इंसान को जिंदा नहीं रहने देता। ये कह के वो फौरन उठ के चली गई और मैं देर तक उसके अल्फाज के बारे में सोचती रही। उस रात मेरे शौहर काफ़ी देर से घर आए। उनके चेहरे पे थकन के साथ साथ परेशानी भी थी। मैंने उनके लिए खाना रखा, मगर वो खामोशी से बैठे रहे। मैंने पहली बार उनसे पूछा कि क्या इस हवेली में सब लोग हमेशा ऐसे ही खामोश रहते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मगर फौरन नजरें झुका लीं। फिर बोले, कुछ खामोशियां इंसान खुद नहीं चुनता, बल्कि उस पर मुसल्लत कर दी जाती हैं। उनकी ये बात सुन के मेरा दिल चाहा कि मैं मजीद पूछूं, मगर उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो पहले ही किसी बोझ के नीचे दबे हुए हों। मैंने खामोश रहना बेहतर समझा। अगले दिन मैं दोबारा से हवेली के पिछले हिस्से में गई, जहाँ ज्यादातर कोई आता जाता नहीं था। वहाँ दीवारों पे जाला लगा हुआ था और हर तरफ खामोशी थी। अचानक मेरी नज़र एक छोटी सी खिड़की पे पड़ी, जो बाहर की तरफ नहीं बल्कि हवेली के अंदर किसी बंद हिस्से की तरफ खुलती थी। मैंने आहिस्ता से उसमें झांकने की कोशिश की, मगर अंदर मुकम्मल अंधेरा था। उसी लम्हे मुझे बहुत धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने कोई चीज़ घसीटी हो। मैं चौंक के पीछे हट गई। अगले ही लम्हे सब कुछ फिर खामोश हो गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम हो, मगर दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। रात के खाने पे पूरा खानदान इकट्ठा बैठा था। सुसर ने अचानक सबके सामने कहा कि इस हवेली की इज्जत सबसे बढ़कर है, और इस घर की औरतें हमेशा अपनी हद में रहती हैं। उनकी नज़रें चंद लम्हों के लिए मुझ पे आके रुकी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ये जुमला आम बात नहीं, बल्कि मेरे लिए एक तंबीह था। शायद उन्हें मुलाजमों से या कहीं से पता चल गया था कि मैं उस कमरे के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पे लेटी छत को देख रही थी कि अचानक दूर कहीं किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। फिर चंद लम्हों बाद जैसे किसी औरत की बहुत मध्यम सी सिसकी सुनाई दी। मैं फौरन उठ के बैठ गई। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा, मगर वो गहरी नींद में थे। मैं कुछ देर उसी आवाज़ को सुनने की कोशिश करती रही, मगर फिर हर तरफ खामोशी छा गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो पूरा सहन सुनसान था, मगर ना जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि उस हवेली में कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जो बरसों से खामोशी के अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहा है। और उसकी बे आवाज़ फरियाद अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल तक पहुंचने लगी थी। मैंने उस दिन के बाद महसूस किया कि हवेली की खामोशी पहले जैसी नहीं रही थी। अब हर शख्स मुझे गौर से देखने लगा था, शायद इसलिए कि मैं पहले की तरह हर बात मान के खामोश नहीं रहती थी। एक दो बार सास ने मुझे टोक दिया कि मैं मुलाजमों के साथ ज़्यादा बातें ना किया करूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर ही अंदर मेरा तजस्सुस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं जानती थी कि अगर मुझे उस हवेली की हकीकत तक पहुंचना है तो मुझे हर चीज़ को खामोशी से देखना होगा। उसी शाम मैं हॉल में बैठी थी कि वही बूढ़ी मुलाजमा मेरे पास आके बैठ गई। उसे आयशा से कहा, बहू बेगम, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए एक बात कहने आई हूँ। मैंने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा तो वो घबरा के इधर उधर देखने लगी। फिर बोली, इस हवेली में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ढूंढने वाले कभी सुकून से नहीं रहे। मैंने फौरन पूछा, आखिर कौन से सवाल। मगर वो घबरा गई और कहने लगी, मैं हर बात नहीं कर सकती। बस बड़े साईं ने कहा है कि आपको ये कह दूं कि आप किसी के मामले में टांग मत अड़ाएं और चुपचाप अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये कहते ही वो उठ के चली गई। जाते जाते सिर्फ इतना बोली कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। उसकी बात मेरे दिल में अटक गई। वो तकरीबन 60-70 साल की बूढ़ी मुलाजमा थी, लेकिन फिर भी यहाँ काम कर रही थी। मुझे उससे भी अब डर लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वो इस सारे मामले में शामिल है, इसलिए ही तो मेरे ससुर ने उसे मेरे पास भेजा था। मैंने सोचा, आखिर एक बंद कमरे में सब इतना क्यों डरते हैं। आखिर वाकई वहाँ पे कुछ नहीं तो उसका जिक्र होते ही सबके चेहरे क्यों बदल जाते हैं। मैंने कई बार अपने शौहर से बात छेड़ने की कोशिश की, मगर वो हर बार बात बदल देता।
کبھی کام کا بہانہ بنا لیتا، کبھی کہتا فضول باتوں پہ دھیان مت دو۔ اس کی خاموشی بھی مجھے کسی راز کی طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ چند دن بعد حویلی میں ایک بڑی دعوت رکھی گئی۔ سارے رشتہ دار جمع تھے۔ میں پہلی بار سب کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف ہنسی مذاق چل رہا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ جب بھی کسی بزرگ کا ذکر پرانی باتوں کی طرف جاتا تو اچانک ماحول بدل جاتا۔ ایک چچا نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس حویلی نے بہت زمانے دیکھے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے سسر نے فوراً ان کی بات کاٹ دی اور موضوع بدل دیا۔ سب خاموش ہو گئے، جیسے کسی نے انجانے میں کوئی ممنوع بات کر دی ہو۔ دعوت ختم ہونے کے بعد میں برتن سمیٹنے کے لیے کچن میں گئی تو دو ملازمہ آہستہ آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا بیچاری نے آدھی زندگی اسی انتظار میں گزار دی۔ دوسری نے فوراً اسے خاموش کرا دیا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی کہ نہیں بہو، سامنے کھڑی ہے۔ دونوں ایک دم چپ ہو گئیں اور وہاں سے نکل گئیں۔ میں انہیں جاتا دیکھتی رہ گئی۔ میرے دل میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر وہ کون ہے جس کا ذکر کرتے ہی سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میرے شوہر ابھی تک اپنے والد کے ساتھ بیٹھک میں تھے۔ میں پانی لینے نکلی تو اتفاق سے ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ گئیں۔ میرے سسر سخت لہجے میں کہہ رہے تھے کہ پرانی باتیں دفن رہنے دو۔ اگر بہو کو کچھ معلوم ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میرے شوہر نے دھیمی آواز میں کچھ کہا جو میں پوری طرح سن نہ سکی، مگر اتنا ضرور سنائی دیا کہ سچ ہمیشہ چھپ نہیں سکتا۔ اس کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح میں نے شوہر سے پوچھا کہ کل رات آپ ابو سے کس بارے میں بحث کر رہے تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر مسکرا کے بولے تم وہم ہوا ہوگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جان بوجھ کے میری آنکھوں میں دیکھنے سے بچ رہا تھا۔ اس کی یہ خاموشی میرے شک کو اور گہرا کر گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں سب سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ایک رات اپنی ساس کے کمرے میں جا کے وہ چابیوں کا گچھا چراؤں گی جس میں اس کمرے کی بھی چابی ہے۔ اور وہ رات آج رات ہی تھی۔ میں ساس کے کمرے میں گئی، وہ سو چکی تھی۔ میں نے خاموشی سے ان کے دوپٹے کے پلو سے وہ چابیوں کا گچھا کھولا اور باہر آ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میرے شوہر گھر پہ نہیں تھے، وہ کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں اس کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کانپ رہی ہوں، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور آہستہ آہستہ وہاں پہ پہنچ گئی۔ میں نے آرام سے چابی تالے میں لگائی اور دروازہ کھول دیا، مگر جیسے میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو مجھے انتہا کی حیرت ہوئی۔ کمرہ دلہن کے کمرے کی طرح سجا ہوا تھا۔ ابھی میں بڑے غور سے کمرے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کے کونے میں سرسراہٹ ہوئی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ مجھے پتا نہیں تھا وہاں کیا چیز ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے، لیکن پھر میں نے سوچا جب یہاں تک پہنچ گئی ہوں تو آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ وہ سرسراہٹ بڑے صوفوں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے بڑے صوفے کے پیچھے دیکھا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہاں پہ ایک بوڑھی عورت جو میری ساس کی عمر سے بھی اوپر کی تھی بیٹھی تھی اور ہلکی ہلکی آواز میں کھانس رہی تھی۔ سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر اس کے سامنے کھڑی رہی، مگر اس نے اپنی نظریں اوپر کر کے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ شاید اس کے لیے اوپر دیکھنا بھی مشکل تھا۔ پھر میں اس کے پاس زمین پہ بیٹھ گئی اور اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہے، لیکن پھر جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کوئی پاگل نہیں ہے، بس بہت زیادہ بوڑھی ہے اور یہاں قید رہ کے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور آہستہ سے بولی بیٹی، تم جو کوئی بھی ہو، اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے اسی کمرے میں دفن نہ ہونے دینا، مجھے اس قبر سے آزاد کر دینا۔ ان کی یہ بات سن کے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا اور کہا آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ان سے ابھی تک یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ آخر وہ کون ہے، بس میں نے انہیں تسلی دی تھی کہ اب آپ آزاد ہو جائیں گی۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ وہ سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں بھی یہ سب کیا جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو انصاف دلا کے رہوں گی۔ وہ صرف ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں بھی برسوں کا دکھ چھپا ہوا تھا۔ پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ میرے شوہر صبح واپس آئے تھے۔ جب انہوں نے ساری بات بتائی تو وہ بھی شرمندہ تھے، مگر کہنے لگے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا ورنہ تمہاری زندگی کو خطرہ ہو جائے گا۔ تو مجھے تھوڑی خاموشی اختیار کرنی پڑی کیونکہ مجھے صحیح وقت کا انتظار تھا۔ اگلی رات میں نے اپنے شوہر سے دوبارہ بات کی اور کہا اب خاموش رہنا بھی ظلم میں شامل ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہم نے آج بھی کچھ نہ کیا تو کل شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے گہری سانس لے کے کہا میں جانتا ہوں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں برسوں سے اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کے خوف میں آ کے ایک بے گناہ عورت کی زندگی تباہ ہوتے دیکھی، مگر کچھ نہ کر سکا۔ اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گا۔
اس کی یہ بات سن میرے دل میں پہلی بار امید جاگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب شاید اندھیرا ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، میں تمہیں مزید سب کچھ بتاؤں گا، لیکن مجھے کچھ دنوں کا وقت دو۔ مجھے بابا کو آہستہ آہستہ سمجھانا ہوگا، کیونکہ وہ اتنے سالوں سے ایک ہی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں، تو وہ ایک دم سے نہیں مانیں گے۔ اس رات میرا اور میرے شوہر کا تھوڑا سا جھگڑا بھی ہو گیا، کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ تم اتنی جلدی کیوں مچا رہی ہو۔ میں خود بھی جانتا ہوں کہ اب یہ معاملہ چھپنے والا نہیں ہے، لیکن تمہیں ذرا مزید صبر کرنا پڑے گا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کو میں 1 ہفتے کا وقت دیتی ہوں، آپ اپنے بابا سے بات کر لیں۔ 1 ہفتہ کافی زیادہ ہے اس بوڑھی خاتون کے لیے دوبارہ سے اس قید میں رہنا۔ بے شک اس نے اتنے سال گزار لیے، لیکن اب مجھے پتا ہے کہ وہ وہاں ہے تو میں اسے وہاں پہ رہتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کچھ کریں ورنہ میں خود ہی بابا سے بات کروں گی، اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو کے کمرے سے باہر چلے گئے تھے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور آہستہ آہستہ مجھ سے ہی مان جائیں گے، لیکن مجھے اس عورت کو انصاف دلانا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ وہ رشتے میں میری بڑی ساس لگتی ہیں۔ پہلے تو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، مگر اب مجھے ساری کہانی کی سمجھ آ گئی کہ اصل معاملہ ہے کیا، لیکن ابھی مجھے کچھ انتظار کرنا تھا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، 2 3 دن یوں ہی گزر گئے۔ میں اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، باہر نہیں نکلتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں باہر نکلوں گی تو میرے چہرے سے سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں نے وہ راز جان لیا ہے۔ ایک مرتبہ میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور بڑے ہنستے ہوئے کہنے لگیں کہ بہو، خیر تو ہے، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آج کل تم باہر نہیں نکلتی اور باہر کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بس دل نہیں چاہتا باہر نکلنے کو۔ ایک تو گرمی اتنی زیادہ ہے اور اوپر سے کوئی کام بھی تو نہیں ہوتا۔ وہ بڑے عام سے لہجے میں بات کر رہی تھیں، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ سارا کچا چٹھا کھول کے ان کے سامنے رکھ دوں، لیکن مجھے ابھی اپنے شوہر پہ بھروسہ تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 ہفتہ خاموش رہوں گی، تو مجھے 1 ہفتہ خاموش رہنا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ میں زیادہ عرصہ خاموش نہیں رہ سکوں گی، کیونکہ میرے والدین نے میری تربیت ہی ایسی کی تھی کہ میں ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور یہ تو ایک ایسا ظلم تھا جو ایک لڑکی پہ کیا گیا تھا، مگر ابھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس رات میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے کہا، آج امی میرے کمرے میں آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ باہر نکلو، مجھے تو آپ جانتے ہیں اگر میں باہر نکلی تو میں خاموش نہیں رہ پاؤں گی۔ تو اسد نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ بس تم کچھ دنوں کا وقت دے دو، میں موقع دے کے بابا سائی سے بات کروں گا۔ مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہ بات معلوم ہوئی تھی، ورنہ بچپن میں مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن میں خاموش اس لیے تھا کہ مجھے بابا سائی کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے والے تھے، جب بھی کوئی بات کرو تو ہمیشہ ٹال دیتے تھے، اس لیے میں ان کے غصے سے ڈرتا تھا۔ مگر اب مجھے تمہارا آسرا ہے اور اب میں مزید یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھوں گا، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا، تو مجھے بھی غصہ آنے لگا کہ نہ جانے یہ وقت کب آئے گا۔ یہ سب میرے اپنے بس میں نہیں تھا، بس میں خود پہ قابو کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے صبح بات نہ کی تو میں خود کر لوں گی، تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو میں نے سوچا شاید انہوں نے ارادہ بنا لیا ہے صبح بابا سائی سے بات کرنے کا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سب لوگ موجود تھے، بابا سائیں، امی، میری دیورانیاں، دیور، سب لوگ موجود تھے۔ ادھر ادھر ملازمین بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئے اور مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ آج بھی بات کرنے سے ڈر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ بات اب مجھے ہی کرنی ہوگی، ورنہ یہ بات یوں ہی دب جائے گی اور میں بھی ان سب کے ساتھ ظلم کا حصہ بن جاؤں گی۔ جب میں نے بابا سائیں سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ بھی اوپر والے کمرے کے بارے میں، تو وہ ایک دم سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جیسے وہ ابھی مجھے کچا چبا جائیں گے۔ اسد نے فوراً کہا کہ تم چپ رہو، میں خود بات کر لوں گا، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا اور میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے ساری حقیقت بابا سائیں کے سامنے رکھ دی کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں کہ اوپر والے کمرے میں آپ کی سوتیلی ماں رہتی ہے۔ آپ اس وقت بڑے تھے جس وقت آپ کے بابا نے دوسری شادی کر لی، اور آپ کے بابا اس دن دشمنوں کی وجہ سے مارے گئے، اور آپ نے اپنی سوتیلی ماں کو اسی دلہن والے کمرے میں ہی قید کر دیا، اور آج تک وہ وہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آخر اس سب میں ان کا کیا قصور تھا؟ اور سب سے بڑی بات کہ جب ان کے شوہر ہی مر گئے تو آپ نے انہیں جانے کیوں نہیں دیا؟ انہیں کیوں قید کر کے رکھا؟ میں نے کہا تو میرے سسر کھڑے ہو گئے اور اپنے بیٹے پہ چلانے لگے کہ اپنی بیوی کو چپ کراؤ ورنہ دفع ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے۔ میں بھی تھوڑا سا ڈر گئی، لیکن جب میں نے کہا اگر آپ نے یہ معاملہ چپ چاپ ختم نہ کیا تو مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا۔ جب میں نے پولیس کا ذکر کیا تو وہ یہ کہہ کے چلے گئے کہ اپنی بیوی کو سنبھالو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
असद ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर ले गए। हमारे पीछे मेरी देवरानियाँ, सास और देवर भी आ गए। सब लोग मुझ पे चिल्ला रहे थे कि आज तक हमने बाबा साईं से इस बारे में बात नहीं की, तो तुमने बात क्यों की? तो मैंने कहा, अब सब ने नहीं की तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी बात ना करूं। बेशक बाबा साईं की माँ फौत हो गई थी, और फिर जब बाबा साईं के वालिद ने दूसरी शादी की तो फिर उन्होंने सारी दुश्मनी अपनी सौतेली माँ से क्यों निकाली? आखिर उस बेचारी औरत का क्या कसूर था जो यहाँ आई थी? सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते थे, मगर किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि बाबा साईं के खिलाफ खड़े हो सके। दोपहर में मैं खुद बाबा साईं के कमरे में गई तो वह आंखों में आंसू लिए किसी तस्वीर को देख रहे थे। मैंने देखा तो वो उनकी माँ की तस्वीर थी। फिर वो कहने लगे, बेटी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मगर जब मेरे बाबा साईं ने दूसरी शादी की तो उस वक्त मैं उसके सख्त खिलाफ था, और रात को जब दुश्मनों के हाथों वो मारे गए तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं इस औरत को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसे बड़ा शौक था ना मेरे बाबा साईं से शादी करने का, तो अब ये यहीं पे रहेगी और इसके बाद ये राज यूं ही दफन हो गया। और मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ। शायद वो पुलिस के डर से ये सब कह रहे थे, या फिर वाकई उन्हें एहसास होने लगा था, क्योंकि आज तक किसी ने उन्हें एहसास दिलाया ही नहीं था। मैंने उनसे कहा, जो होना था हो गया, गलती तो बहुत बड़ी है और इसका कोई अज़ाला नहीं हो सकता, क्योंकि एक औरत की सारी ज़िंदगी ऐसी कैद में गुजरी है जिसकी वो हकदार नहीं थी। लेकिन अब भी सब कुछ बदल सकता है। फिर हमने सकीना बेगम यानी कि मेरे ससुर की सौतेली माँ को बाहर निकाला। वह अब आम लोगों की तरह बाहर रहने लगी थी, बस बोलती नहीं थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बोलने लगी। बस सबसे ज़्यादा उनके करीब रहती थी, उनकी देखभाल करती थी, और आहिस्ता आहिस्ता सबको एहसास हुआ कि मैंने ठीक ही किया है। हमने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मुलाज़मीन भी वफ़ादार थे। उन्होंने बात को बाहर नहीं निकाला था। यहाँ तक कि मैंने अपने मायके में भी ये बात नहीं की थी, क्योंकि ये मेरे ससुराल का राज़ था, और अच्छी बहू वही होती है जो ससुराल की बातें मायके ना बताए और मायके की बात ससुराल में ना बताए। आज मेरी शादी को कितने साल हो गए। मेरे भी बच्चे हैं, और आज मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने वो राज़ खोला था। मगर फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये नेकी करवानी थी सो करवा ली, और इसका अजर मुझे उस बूढ़ी खातून की दुआओं से मिल चुका था।